बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल वकला इत्तेहाद के साथ मैं हूं मुज़म्मिल अब्बास। आज हम मौजूद हैं मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल मिर्ज़ा अज़ीज़ अकबर बेग साहब के साथ, जो कि किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आप एक बहुत बड़ा ग्रुप चला रहे हैं साउथ पंजाब में वकला का, इसके साथ साथ आप मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल हैं। इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने वकालत का आगाज़ किया और किस तरह आज ये वकालत के हवाले से एक बहुत बड़े ओहदे पर कैसे फ़ाइज़ हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर अपने इब्तदाई जर्नी के बारे में बताइएगा, कैसे वकालत में आए और किस तरह से काम का आगाज़ किया। सबसे पहले तो मैं वकला आपका वकला इत्तेहाद वकला इत्तेहाद की जो अखबार आपने निकाली थी और आपने काम किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप बहुत काम किया है और वकला में सारा काम किया है और बहुत अच्छी खबरें और सारी वकला की खबरें आप देते रहे। थैंक यू। और अब आपने चैनल बना लिया है तो इसके लिए आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक वकला अपना मेरी वकालत का ताल्लुक़ है वो ये है कि मैंने 1963 में दिसंबर 63 में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान का लाइसेंस हासिल किया था। ठीक है। और वकालत शुरू की थी दिसंबर 63 में। तो सर आपने किसको ज्वाइन किया था यहाँ पर आते ही? मैं बता तो यहाँ पर मैं मलिक फैरुल साहब एडवोकेट, यहाँ के बहुत लीडिंग लायर, सिविल के बहुत चोटी के लायर थे जो पंजाब सारे में मशहूर थे। तो उनका यहाँ चैम्बर था मुल्तान में, उनको मैंने ज्वाइन किया। और फिर जब मैंने उनको ज्वाइन किया तो ये अब जहाँ बैठे हैं ये चैम्बर हमने बनवा कर मैंने उनको कहा कि आप मेरे चैम्बर में आए और मैं इस चैम्बर का नाम मलिक फैरुल चैम्बर से रखा। मतलब कि आपने अपने उस्ताद के नाम पे इसका रखा? उनके नाम से ये रखा और उन्हें यहाँ कहा कि आप बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बात मान ली, मेरे पास बैठ गए और उनके नाम से हमने ये सारा रखा हुआ है। ठीक है। मेरे साहब वकला की सियासत जो है, वकला की सियासत खासी जो जनरल मतलब कि पॉलिटिक्स है उसकी बनिस्बत मुश्किल है, तो आपने वकला की सियासत का आगाज़ कब किया, ये ज़रा बताइएगा। हाँ ये बताता हूँ। ये है कि मैं पहले तो यही बता रहा हूँ कि मैंने उस्ताद के साथ काम किया और रात दिन उनके साथ काम किया। कभी ये नहीं सोचा कि उनसे कहूँ कि जनाब मुझे पैसे दे दें, ये करें, जैसे आजकल वकला करते हैं, उस्तादों को तंग करते हैं कि पैसे दें पैसे दें पैसे दें, ऐसी बात कभी नहीं। ठीक। मैंने 5 साल उनकी डेथ मैंने वकालत उनके साथ की और अपने लिए कोई पैसा नहीं कमाया, ना उनसे पैसा लिया, कुछ किया। सिर्फ यह है कि वकालत सीखी। जब वकालत सीख ली की और उनकी वफ़ात के बाद मैंने अपना घर में चैम्बर में अपना दफ्तर भी बना लिया अलग। ठीक। तो वहाँ बैठना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत लोगों ने केसेस भी दिए, सारा कुछ किए। और उनकी वजह यह है कि मेरे उस्ताद ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था, मैंने उसके मुताबिक काम किया सारा। अब जब वकला की सियासत की बात आप कर रहे हैं तो मेरे उस्ताद इलेक्शन लड़ा करते थे, लड़ाते थे, सब कुछ करते थे। उनका यहाँ अपना ग्रुप था। ठीक। लेकिन मैंने कभी भी उनके वक्त में इलेक्शन नहीं लड़ा। ठीक। और उनके जहाँ जिसको वो कहते थे कि इसको हमने बनाना है, उसके साथ हम कोशिश करते थे कि वकला को मिलकर उनके सारे मसाइल बताते थे कि इनको वोट दे दें, इनको वोट दे दें, इनको सारा कुछ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वकला ने हमारा साथ दिया और साथ देते थे, सब कुछ। और उसके बाद फिर मैंने जब वो मेरे वालिद अपना उस्ताद फौत हो गए, उनके बाद फिर मैंने उनके दौरान भी मैंने सियासत अपने लिए कोई मतलब ज़ातियात के लिए कोई आपने वो नहीं किया? कैंडिडेट कभी नहीं बनाया। ठीक। उनके बाद भी मैं कैंडिडेट नहीं बना और मैं ये करता रहा कि दूसरे दोस्तों को मौका देते। उनका जो ग्रुप चल रहा था उसको बरकरार रखा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपने रखते रहे और उनको चलाते रहे सारा को। और उनमें जो लोग होते थे सीनियर थे, उनको सदर बनाओ, ये करो वो करो, होता रहता था, सब ठीक है। लेकिन मैंने कभी इलेक्शन फिर भी नहीं लड़ा। ठीक। 1981 में हाई कोर्ट जब यहाँ आई, ठीक, तो यहाँ जब हाई कोर्ट आई तो उस वक्त मैंने पहला इलेक्शन बतौर जनरल सेक्रेटरी बना। ठीक। मतलब कि आप हाई कोर्ट
बार एसोसिएशन मुल्तान बेंच के पहले जनरल सेक्रेटरी। ठीक। 1981 1981। तो जब वो बना तो मेरे जो उस वक्त के सदर थे वो ज़्यादातर लाहौर रहते थे। ठीक। और यहाँ नहीं होते थे। मैं सारे काम मैं करता था, सब वहाँ यहाँ पर मुल्तान में। ठीक। और उस वक्त कोई बिल्डिंग भी नहीं थी बैठने के लिए, कुछ नहीं था, दरख्तों के नीचे बैठते थे, सारा कुछ था। मतलब खासा कठिन था वो एक मरला, बहुत कठिन मरला था। और फिर एक कमरा कोशिश करके लिया, उसमें हमने अपना दफ्तर शफ्तर बनाया, वहाँ मीटिंग्स करते थे। तो ये इस तरीके से हमने काम चलाया, और चलाया भी ऐसे कि हमने पूरी हर चीज़ कंप्लीट कर दी। ये नहीं है कि कोई ना लाइब्रेरी भी बना ली, सारा कुछ कर लिया, सब काम करते रहे। तो उसकी वजह यह है कि हमने कभी कोशिश ये की कि जहाँ पैसे खुद लगते लगा दें, कोई ऐसी बात। मतलब कि वकला के लिए मफादात के लिए, अपने ज़ाती मफादात के लिए नहीं किया, वकला के मफादात। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आप ये बताएं कि अब ज़ाहिर 2024 और इतना पुराना ग्रुप आज तक मतलब कि उसका जो वजूद है वो बरकरार है, आखिर कोई ऐसी तो आपकी शख्सियत में कोई ऐसी तासीर छुपी है? आपके बारे में ये भी बड़ा मशहूर है, आपके मुखालिफिन आपके हवाले से बहुत प्रोपेगंडा करते रहते हैं और अखलाकियात से आरी बातें करते हैं, लेकिन हमने जो है वो कभी, वो पूरी बार ने कभी ये नहीं देखा कि आपने अपने मुखालिफ के हवाले से कोई बात की हो। कितना ज़र्फ, कैसे? बात यह है कि मैं पहली बात ये बता दूँ कि लोग एक सीट पर लड़ते हैं, जैसे मैं जनरल सेक्रेटरी बना जी, उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि फ़ौरन सदर बन जाए। मैंने 10 साल वेट किया। 10 साल प्रेसिडेंट बनने के लिए 10 साल वेट किया, और 10 साल वेट करने के बाद जब मैं सदर के लिए खड़ा हुआ तो मेरे मुकाबले कोई नहीं बढ़ा। हाई कोर्ट का सदर मैं। मतलब आप बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए वकला की मोहब्बत से। ये 10 साल के बाद। तो ये इस तरह होता है कि हमें अपने ख्वाहिशात को दूर रखना, मतलब अपनी मैं को जो है वो ख़त्म करेंगे, पहला स्टेप है। लोगों को, दोस्तों को अकोमोडेट करें। और फिर ये है कि मैंने ये सोचा कि मैं रिपीट कभी नहीं करूँगा। मिर्ज़ा साहब, आप पाकिस्तान बार काउंसिल में इकलौते वाहिद साउथ पंजाब से मेंबर हैं। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान बार काउंसिल में साउथ पंजाब के वकला के हवाले से जो है वो काम हो रहा है सही मानों में? इंशाअल्लाह सही मानों में काम हो रहा है। मैंने वहाँ उनको ये कहा था कि मुझे कोई ओहदा नहीं चाहिए, सिर्फ ओहदा कौन सा चाहिए, अपील कमेटी जो साउथ पंजाब की है जी, उसका मुझे मेंबर बनाए या चेयरमैन बनाए, जो बनाना बनाए कमेटी, बाकी कोई ओहदा मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने मुझे उसका बनाया, और इसलिए मैंने किया कि मैं वकीलों के केसेस जो हैं वो आएंगे तो मैं उनको राजीनामे कराऊँ। मैं मैंने पहले भी यही कोशिश होती थी कि जहाँ भी वकीलों के केसेस जाओ, कुछ हो तो उनको राजीनामे कराऊँ। तो मेरी तो शुरू से यह है कि मैं किसी के खिलाफ मुखालफत नहीं करता, किसी के खिलाफ ये नहीं करता कि उनका लाइसेंस कैंसिल कराऊँ, फलां करूँ, ये करूँ, नहीं, बल्कि मतलब हम्बली रहते हैं आप, लोगों के साथ अच्छाई करने की पूरी कोशिश करते हैं और लोगों को साथ लेकर चलते हैं। ये एक तरीका। तो यही वजह है जिसकी वजह से आपका ग्रुप अब भी बरकरार है। मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि मौजूदा निज़ाम अदल, क्या आप समझते हैं कि बार और बेंच का जो ताल्लुक़ है वो, उस हवाले से भी बताइए, क्या आपका मोटिव क्या है कि किस तरह होना चाहिए बार और बेंच का ताल्लुक़? और दूसरा ये बताइएगा कि मौजूदा जो हमारे मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है जजेस के हवाले से, क्या जजेस अपना काम बखूबी ठीक कर रहे हैं या उनके कामों में दखल अंदाजी की जा रही है? देखिए जी, बात यह है, मुझे वो वक्त भी याद है जब मैं यहाँ प्रैक्टिस करता था शुरू में, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि कोई जज भी रिश्वत नहीं लेता। ठीक, ये कहा जाता था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता पता लगा कि फ़लाँ इलाके से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फ़लाँ इलाके से वहाँ करप्शन शुरू हुई है। वो करप्शन क्या थी, उसमें ये कहा गया कि जनाब जज तो नहीं रिश्वत ले रहे थे, वकीलों ने शुरू कर दी, दोनों वकीलों ने आपस में, ठीक, ये दोनों कहते थे कि भाई ये पैसे इतने जज के नाम के ले लो, दोनों
मिल बांट के आपस में अपने वकीलों से पैसे ले लेते, जिसके हक में हो जाता था वो आपस में डिवाइड कर लेते थे, और जिसके हक में नहीं होता था वो वापस उस वकील को वापस कर देता था। ये इब्तदा हुई एक जगह पर। ठीक। एक ये मैं नहीं कहता, मैं बताता कि किस जगह पर बहरहाल ठीक। इब्तदा ये हुई, और उस इब्तदा के बाद फिर आहिस्ता 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 फिर जजेस में भी शुरू हो गया काम। ठीक। तो ये बात ये है कि ये सिस्टम ऐसा है कि हमें अपने आप को भी दुरुस्त करना चाहिए वकला को, ठीक, और जजेस को भी दुरुस्त करना चाहिए। दुरुस्त जजेस भी दुरुस्त इस वक्त नहीं है, इस वक्त वो भी क्योंकि क्या आप समझते हैं कि ये जो एलिवेशन जजेस की एलिवेशन का जो तरीक़ाकार है प्रोसेस, ये क्या आप समझते हैं इसे बदलना चाहिए? क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक पॉलिटिकल जो है आंसर हमें देखने को मिलता है। बात यह है कि जब मैं यहाँ पुरानी बात बताऊँ आपको, मुझे बताया जाता था कि कोशिश करते थे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टेलीफोन करके कहते थे कि आपको जज लगाते हैं। ठीक। वो मेरे सारे उस वक्त सिस्टम ये था कि सारा शुरू से लेकर आखिर तक सब रिपोर्टें वगैरह, इवन चीफ जस्टिस पाकिस्तान तक रिपोर्टें आ जाती थी। रिपोर्टें आने के बाद फिर जो आदमी क्लियर होते थे उन क्लियर बंदों को सामने रखते थे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ठीक। और जब उस वक्त सिस्टम यही था तो वो बैठते थे, और वो जिसने टेलीफोन जिसने सदर से बात की होती थी, जैसे प्राइम मिनिस्टर से बात की होती थी, तो वो सदर कहता था ये मेरा, प्राइम मिनिस्टर कहता था मेरा, वो हो जाते थे। जो उनको नहीं मिलते थे तो उनको नहीं पूछते थे। ठीक। मुझे चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपका नाम भेजता है, नहीं आपका नहीं हुआ तो आप ऐसे करें कि दोबारा हम भेज रहे हैं, आप सदर और प्राइम मिनिस्टर से ज़रूर मिले। मैंने कहा कि मैंने अगर मिलकर लेनी है तो इसका मकसद यह है कि मैं कल को उनका कोई काम हो तो वो करूँगा, चाहे वो नाजायज़ काम हो तो फिर मैं इंसाफ कैसे करूँ। मैंने ये काम मैंने कहा नहीं कर। जज तो जाहिर है ई दिलू हुआ इकरा बोले तकवा, जज तो अल्लाह का नुमाइंदा बैठा है नीचे। मैंने कहा मैंने ये काम नहीं करना, ना करूँगा, ना करता हूँ, ना करूँगा। और हालांकि मेरे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी वाक़िफ़ होते थे, सदर भी वाक़िफ़ होते थे, लेकिन मैं कभी नहीं मिलता था। मैं ये काम मैंने नहीं किया कि मिलकर कहूँ कि मुझे बना दो, लोग माशरे के लिए दुरुस्त नहीं होंगे। मेरे साहब ये बताइएगा, बार और बेंच के दरमियान क्या आप समझते हैं कोई फ़र्क है क्या? इस हवाले से आपका क्या नज़रिया है? देखिए बार और बेंच का मैं बता रहा हूँ ना कि आजकल हालात ख़राब है दोनों तरफ से। जब दोनों तरफ से ख़राब है अब क्या कर सकते हैं, और चाहिए तो ये है कि हमें सबको अफ़ाम व तफ़हीम के साथ, अफ़ाम व तफ़हीम के साथ, अगर किसी वकील का कोई जज साहब ने कहीं गलत काम किया है उसके लिए, या कोई गलत ऑर्डर कर दिया है, तो बजाय इसके कि हम शोर मचा दें, हम बैठकर अफ़ाम व तफ़हीम से बात करें। और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्हें भी चाहिए कि वो बैठकर दोनों फरीकैन को, जज को भी बैठाकर, उस बात वकील को भी बिठाकर उनके देखें कि क्या क्या है, किसकी गलती है, क्या है, और तरीके से उसे कवर सॉल्व करना सही तरीके से, ताकि ये मामला ख़त्म हो। तो ये अल्लाह ताला का, ये अल्लाह ताला के मतलब मिर्ज़ा साहब ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से लेके आज जो वकला का सबसे बड़ा जो एक प्लेटफॉर्म समझा जाता है पाकिस्तान बार काउंसिल का, अल्लाह ने इन्हें इज़्ज़त दी और पाकिस्तान बार काउंसिल तक। ये भी बता दूं कि मैं डिस्ट्रिक्ट बार का भी 88 में सदर का इलेक्शन लड़ा, 88 में, वो भी एक दफ़ा लड़ा, तो वो इलेक्शन भी लड़ा। मैं यहाँ भी सदर का भी इलेक्शन लड़ा हूँ, सारा कुछ है, तो मैंने यहाँ भी सब दोस्तों से प्यार किया है, हर जगह प्यार, मुहब्बतें बांटी हैं, मुहब्बतें बांटी है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका नतीजा ये है कि मैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर इलेक्शन लड़ूँ तो मुझे, मैं खर्चा नहीं करूँगा, बल्कि पिछले इलेक्शन में, पाकिस्तान बार काउंसिल इलेक्शन में लोगों ने एक वोट के लिए 4-4 करोड़ रुपया लगाया। ठीक। लेकिन हमने एक पैसा भी नहीं लगाया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने इज़्ज़त दिया जी। जिस तरह से शाकिर शुजाबादी कहता है जी, कुछ शाकिर इस तरह रब देवे कोई बशर घटा नहीं सकता। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक और शख्सियत के साथ। अपने मेज़बान मुज़म्मिल अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।